तो अनसॉल्व्ड में सेट नंबर 7 इसका कोड HZ है, उसका 21वें क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसका जो पहला पार्ट है 21वें का वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों नंबर्स का हमें लासा और मासा निकालना है, मतलब LCM और HCF फाइंड करना है। तो पहले तो LCM HCF फाइंड करने का पहला नियम ये है कि पहले दोनों नंबर्स के हम लोग फैक्टर कर लें। चलिए शुरू करते हैं फैक्टर, अभाज्य फैक्टर कर लें, अभाज्य गुणनखंड कर लें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 1 बचेगा 12, 2 छंग 12, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 3 6 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 1 3, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, फिर क्या 3 से ये कटेगा तो 5 1 6 और 3 9, 9 3 से कटता है इसलिए भी 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, न जाने का 0 और 3 बचे 15, 5 1 6 अभी भी 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 1 6, 6 3 से कटता है ना, इसलिए 3 से भाग करें, 3 3 9, 1 10, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 5 3 8, अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटिए, 5 7 35 और 7 1 कम हो गए फैक्टर। सब इसके शुरू करेंगे, 2 से काटते हैं इसे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 1 बचेगा 13, 2 छंग 12, 1 13, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, फिर 5 2 10 और 6 5 11, 21, यानी 3 से कटेगा, फिर ये 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 2 5, 2 बचेंगे तो 22 हो जाएंगे, 3 7 21, 1 22, 1 बचा 16, 3 बचे 15, 1 16, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से काटते हैं, 6 5 15, 2 17, 2 बचेंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 होंगे तो 3 8 24, 1 25, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 2 5, 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा, 3 9 27, 1 28, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से काटे, 3 4 18, 1 19, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 1 6, 1 बचा 15, 5 3 15, और फिर 13 1 कम 13। अब हम इसे इसका फैक्टर हो गए, इसको लिख लेते हैं। 2 नंबर्स हैं, एक 25 20 है, 2520 है एक नंबर और दूसरा है 10,530। तो 2520 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 2 की मल्टीप्लाई 3 की और ये 5 की और 7 की, ध्यान से समझिएगा। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। 3 कितनी बार है? 2 बार है, 3 की पावर 2 है, इंटू 5 इंटू 7, इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 10,530 के फैक्टर देखते हैं। 2 कितनी बार है? केवल 1 बार है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 5 इंटू। अब हम सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। 2 चीजें हमें निकालनी है। HCF इनका निकालना है 2520 और 10,530 का HCF क्या होगा? HCF का जो रूल है उसमें केवल कॉमन फैक्टर लेते हैं, केवल कॉमन फैक्टर लेते हैं। और एक बात और है, पावर्स में अगर लिखा है तो ये ध्यान रखना, छोटी घात में लेते हैं। कॉमन फैक्टर लेते हैं और छोटी घात में लेते हैं। HCF में केवल कॉमन फैक्टर लेते हैं, याद कर लीजिए, और छोटी घात में लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर 2 है, छोटी घात इसकी ले लो, ऊपर 3 घात, यहाँ पे 1 घात, तो 1 घात नहीं, यानी 2 ही लेंगे। 3 भी कॉमन फैक्टर 3 लेंगे, लेकिन छोटी घात में लेंगे। छोटी घात कौन है? 2 है, ऊपर 4 है, तो 2 ले लेंगे, 3 की पावर 2 ले लेंगे। 5 कॉमन फैक्टर है, दोनों में घात बराबर है तो वही 5 ले लेंगे। 7 और 13 कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए नहीं ले लेंगे। 5 दूनी 10 और 3 का वर्ग 9 और 10 ने 90। तो इन दोनों नंबर्स का HCF पूछा गया था। HCF कितना आ गया इन दोनों नंबर्स का? 90। अच्छा, LCM भी तो हमको निकालना है। LCM देखिए, 2520 और 90 हाईलाइट कर दीजिएगा, आंसर हो गया हमारा। 2520 और 10,530 का LCM कैसे निकले?
तो एलसीएम में हमने बताया था नियम कि जैसे एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर लेते हैं और छोटी घात में लेते हैं, एलसीएम में सब लेते हैं, एलसीएम में सब लेते हैं और जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो बड़ी घात में लेते हैं। जैसे 2 कॉमन फैक्टर है तो इसे बड़ी पावर में ही लेंगे। बड़ी पावर कौन है 2 में? बड़ी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ी पावर 3 हो गई। 3 कॉमन फैक्टर है लेकिन बड़ी पावर में ही ले लें। बड़ी पावर कौन सी? ऊपर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ी पावर कौन सी हो गई? 4। 5 कॉमन फैक्टर है तो 5 ऐसे लिख लो, है ना। और ये दोनों ही ले लेंगे, जो नहीं कॉमन है वो भी ले लें इसको। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है बस। 2 का घन कितना होगा? 8, 3 की घात 4, 3 तियां 9, तियां 27, तियां 81, गुणे 5 सते 35, गुणे 13, 8 एकम 8 और 8 अठी 64, 648 गुणे 13 बचे 65 के 5 हासिल लगेंगे 6, 13 तियां 39, 39 और 6 39 और 1 40, 39 से 45। अब 648 और 455 की गुणा करेंगे। गुणा आप कर ही लेते हैं, गुणा नहीं सिखानी 10th क्लास में तुम्हें। तो 648 और 455 की गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो आ जाएगा 29, 48, 40, 29, 48 और 40। तो ये आपका हो गया एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करें प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब 2√3 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान लेंगे, मान लिया 2√3 एक परिमेय संख्या है। 2√3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। हम ये मान लेंगे कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां हम ये लिख देंगे, जहां q ≠ 0 तथा p और q पूर्णांक है, तथा p और q या परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। ऐसा लिख दोगे तो और आगे लैंग्वेज नहीं लिखी। p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब उनका HCF केवल 1 है, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ये होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। हमने मान लिया 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। इसमें q 0 नहीं होना चाहिए और p और q का HCF केवल 1 होना चाहिए। मीन्स वो परस्पर अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। अभी क्या करना है, आगे बढ़ाते हैं इस कैलकुलेशन को। 2√3 = p/q। अब √3 = हो जाएगा p/2q। ये 2 यहां से बटे बढ़ गया। अब एक बात समझना कि p और q जो है वो पूर्णांक थे, और अगर वो पूर्णांक है तो ये संख्या तो परिमेय ही चल रही है। लेकिन √3 कैसी संख्या है, सब जानते हैं, परिमेय संख्या है। क्योंकि √3 का हम दशमलव प्रसार निकाले तो अनुसानी अनावर्ती आएगा। √3 अपरिमेय संख्या सब जानते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकती है? यानी ये तो विरोधाभास हो गया। अगर ये विरोधाभास है तो इसका मतलब जो हमने शुरू में माना था वो सही। इसका मतलब परिमेय नहीं है, क्या है? अपरिमेय है। यही यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि p और q पूर्णांक है, अतः p/2q परिमेय संख्या है, जबकि √3 अपरिमेय संख्या है। देखिए p और q पूर्णांक है तो ये परिमेय है, जबकि √3 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहां पर जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। परिकल्पना मतलब जो शुरू में कल्पना करेंगे। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः सिद्ध होता है कि
कि 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें का गा। इसमें लिखा है कोई रेखा है जो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को D और E पर काटती है। कोई रेखा है जो AB और AC को कहां पर काटती है? D और E पर काटती है। मतलब एक त्रिभुज है ABC, इन्होंने बताया। एक रेखा है जो AB को D पर और AC को कहां पर काटती है? E पर काटती है। आगे इन्होंने कहा कि तथा भुजा BC के समांतर है। ये भी दे रखा है कि DE BC के समांतर है। एक काम करते हैं, पहले दिया आया नोट कर लेते हैं। दिया आया में क्या लिख देंगे? लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ज्यादा बातें ना लिखते हुए काम की बात लिख दें, DE पैरेलल टू BC। ये काम की बात है। त्रिभुज ABC में एक रेखा DE इस प्रकार है, ऐसे लिख दो। त्रिभुज ABC में रेखा DE इस प्रकार है कि DE समांतर है BC। अब ये आगे कह रहे हैं कि प्रूव करो, कुछ उसे लिख लेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB, पहले नोट कर लें फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, और इसके बाद हम इसकी करेंगे यानी। तो करना क्या है जरा समझना। ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि AD अपॉन AB, यानी ये पहली वाली दूरी बटे फुल डिस्टेंस, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यानी पहली वाली दूरी बटे पूरी दूरी। इससे पता चल रहा है थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय है। ये थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या थी कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर है, वो तो बाकी दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। थेल्स प्रमेय होती थी AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे EC। अच्छा, यही सवाल अगर 4 नंबर या 6 नंबर में होता, सेम क्वेश्चन, तो आप पहले क्या करते? पहले पूरी थेल्स प्रमेय प्रूफ करते, फिर उससे हम ये निकालते। लेकिन चूंकि सवाल केवल हमको लग रहा है ये 2 नंबर वाले सवाल चल रहे हैं, तो इसमें पूरी थेल्स प्रमेय तो नहीं प्रूफ होगी। हम सीधे DE पैरेलल टू BC जब उन्होंने दे ही रखा है, थेल्स प्रमेय हम लगा लेंगे और फिर उससे उसकी उपप्रमेय प्रूफ कर देंगे। 2 नंबर में थेल्स प्रमेय की सहायता से उपप्रमेय निकालेंगे, पूरा नहीं करना है। अच्छा, पूरा भी कोई कर जाए तो गलत नहीं है, लेकिन नंबर तो 2 ही मिलने, नंबर 4 थोड़ी दे देगा 2 में। तो देखिए कैसे लिखेंगे। त्रिभुज ABC में हम यहाँ लिखने वाले हैं DE पैरेलल टू BC, DE समांतर BC, AD अपॉन BD कहो या DB, एक ही बात है, इज इक्वल टू AE बटे EC, AE बटे EC। और यहां लिख देंगे कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तुम्हें ध्यान होगा थेल्स प्रमेय प्रूव होने के बाद एक उसकी उपप्रमेय कराई गई है, तो वही कर दे रहा है। 2 नंबर में पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे तो AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया। अब क्या होगा? जब दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो एलसीएम लेंगे तो DB ऊपर जाएगा। AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC इंटू 1 EC अपॉन EC। अब क्या होगा जरा जोड़ कर देख करके बताओ। AD में DB जुड़ेगा तो AB हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान दे, AD में DB जोड़ना है, AD में DB जोड़ोगे तो AB हो जाएगा बटे DB, तो AD प्लस DB कितना आ जाएगा? AB हमें लाना है, ठीक है, तो बटे AD बटे DB लाना है। इसको पलट के जोड़ लेते, 1 मिनट देख लेते हैं क्या आ रहा है, नहीं तो फिर पलट के जोड़ देंगे अगर नहीं बना। AB बटे DB, नीचे वाली दूरी आ रही है, नीचे वाली लानी नहीं हमको, लानी ऊपर वाली, कोई बात नहीं।
वो भी आ जाएगी, क्योंकि थेल्स प्रमेय की 2 उप प्रमेय थी ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहीं पर थोड़ा स्पेस बना लेंगे, अभी इसको ठीक करें। देखिए क्या कर रहा है, देखिए त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC दिया है, तो हम AD अपॉन DB लिख सकते हैं, या इसका उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि DB ध्यान नहीं दिया, DB लाना नहीं था। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि DB हमको एलिमिनेट करना है, जो ऊपर जाएगा वो गायब हो जाएगा। तो हम व्युत्क्रम कर दें इसका, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर। डायरेक्ट भी उल्टा लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या करने पर, जब व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा DB बटे AD इज इक्वल टू EC अपॉन A। अब हम दोनों तरफ 1 जोड़ दें, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बटे AE प्लस 1। तो ये AD ऊपर जाएगा, DB प्लस AD इंटू 1 AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE इंटू 1 AE अपॉन AE। अब ध्यान दो, AD में DB जुड़ेगा तो क्या बनेगा, AB अपॉन में क्या आ रहा है, AD, उसे पलट देंगे बाद में फिर से। अच्छा, AE में EC जोड़िए, AE में EC जोड़ेंगे तो क्या होगा, AC अपॉन AE। अभी ठीक है। अब आ रहा है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तो दोनों पक्षों में पुनः व्युत्क्रम करने पर, जब 2 भिन्नें बराबर होती तो उसके उल्टे भी बराबर होते हैं, तो लिख देना यहाँ पर दोनों पक्षों में व्युत्क्रम करने पर AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देखिए इन्होंने 2 पॉइंट दिए, -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, इन्हें क्लियर लिखना चाहिए था कि अंतः चाहते हैं कि बाधा चाहते हैं। तो इसमें अंतः कर लीजिए, क्योंकि अंतः से आंसर मैच कर जा रहा है। एग्जाम में ना मिले तो आप फिर 2 केस बना के लगा दीजिए। केस 1 अंतः विभाजन की स्थिति में ये आंसर, और केस 2 वायता विभाजन की स्थिति में आंसर, जो अच्छा लगे वो चेक हो जाए। ठीक है, और हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ठीक ही आया हो, ओरिजिनल पेपर में इसमें गलत छपा हो। तो ये पॉइंट्स को हम x1 y1 मानते हैं, और इसको हम लोग x2 y2 मानते हैं। ये m1 हो गया, m1 की वैल्यू 2 हो गई, और m2 की वैल्यू 3 हो गई, m1 m2। तो यहां लिखेंगे हम लोग अंतः विभाजन के सूत्र से P के निर्देशांक, क्या फॉर्मूला होता है, बात नहीं करिए। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है, 2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और x1 की वैल्यू -1 है, बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू -1 बटे 2 प्लस 3। ठीक है, फिर m1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू 7 है, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3।
2 इंटू -3 3 इंटू 7/2 + 3। ठीक है, अब इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। 2 चक्कू 8 और प्लस माइनस की गुणा -3 1 कम 3 बटे 3 और 2 5, 2 3 6 -6 और 3 7 21 बटे 3 और 2 5। 8 में से 3 जाएगा कितना हो 5 बटे 5, 21 में से 6 घटाएं तो 15 बटे 5, तो 5 1 कम 5 और 5 3 15। इसका आंसर आ रहा होगा 1, देखिए कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है, ध्यान दें सभी, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अपने पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है हम ट्रायंगल बनाएं, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, तो कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, पाइथागोरस से आधार निकाल लीजिए। जब तीनों पता है तो साइन कॉस कॉट सब आ जाएगा और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जनरल मेथड है, वो आना ही चाहिए आपको। लेकिन चूंकि कॉसेक थीटा में पता है कि कॉसेक में 2 मान किसका होता है, कॉसेक 30 का मान होता है। कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ से हटा देंगे तो थीटा का मान पता चल जाएगा। लेकिन ये मेथड हमेशा कारगर इसमें नहीं होता है। मान लो कॉसेक थीटा का मान ऐसा दिया हो, 3 दिया हो 3, अब हमको 3 पता ही नहीं कॉसेक में किसका मान होता है, तो फिर आपको उसी मेथड में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ तो पता था, तो कॉसेक 30 का मान 2 होता है, कॉसेक कॉसेक हटा दिया, थीटा 30। अब यहाँ पे थीटा की जगह पर 30 लगा दीजिए, कॉट 30 प्लस साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30। अब tan 30 1/√3 होता है, तो cot 30 √3 हो गया, sin 30 1/2, cos 30 √3 बटे, फिर √3 प्लस 1/2, 2 1 कम 2, 2 प्लस √3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, फिर √3 प्लस 1/2 प्लस √2। इसको ही पहले सॉल्व कर लेंगे। इसकी सहयोगी से गुणा भाग कर ली, 2 माइनस √3 से गुणा, और अभी क्या करना है, यहां लिखा हुआ है √3, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 माइनस √3, ये वर्गांतर हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3। यहाँ क्या चल रहा है, √3 प्लस 2 माइनस √3, 4 में से 3 गया 1, फाइनल आंसर इज √3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3 कट गया, नाउ आंसर इज 2। समझ आया सब? हमें प्रूव करना है अगले क्वेश्चन में 4 पार्ट में कि प्रूव करो कि तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लें, AB, BC और CA। त्रिभुज भी चाहे तो बना सकते हैं, ना बनाए तो भी ठीक है। AB, BC, CA निकाल लो, और अगर इसकी 2 भुजाएं कोई बराबर आ गई तो ये त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु। तीनों बराबर आए तो समबाहु और तीनों डिफरेंट आए तो विषमबाहु। देखते हैं, आप सबसे पहले AB निकालेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, अंडर रूट में 5 - 6 का होल स्क्वायर, फिर होगा -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 6 गया, -1 का वर्ग करेंगे, और 2 और 4 6, -6 का वर्ग करेंगे। -1 का वर्ग 1, -6 का वर्ग 36, 36 और 1 37। ए बी हो जाएगा √37। ये पहली भुजा आ गई भाई। अब BC निकालो दूसरी भुजा, अंडर रूट में 6 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - -2 +2 का होल स्क्वायर, 6 में से 7 जाएगा, -1 का वर्ग और 4 2 6 का वर्ग, -1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, 36 और 1 37। तो 2 भुजाएं आ गई बेटा। 2 भुजाएं आने का मतलब हो गया कि और दोनों भुजाएं बराबर भी आ गई, इसका मतलब ये समद्विबाहु है। तीसरी भुजा निकाली दो, इससे कंफर्म हो जाए कि समबाहु तो नहीं होगा कहीं, जब समद्विबाहु दिया तो। CA निकाल दो, अंडर रूट 5 - 7 का होल स्क्वायर और -2 - -2 यानी +2 का होल स्क्वायर,
5 में से 7 गया, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 और वो 0 हो गया। 4 का वर्गमूल 2। तो आपने देखा कि इसमें 2 भुजाएं बराबर आ गई। AB बराबर BC बराबर √37। और अगर इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु। समझ? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट नंबर का इन्होंने कहा दिखाओ कि इन दोनों रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब अनंत हल होंगे। ऐसी स्थिति में हम A1/A2 बराबर, देखिए अनंत हल की कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो सिद्ध हो जाएगा कि इन दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे। ये है टारगेट। तो यहाँ ऐसे लिखना पहले A1x + B1y = C1 तथा A2x + B2y = C2 से तुलना करने पर, क्योंकि 4 नंबर में शायद हमको लग रहा क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखना चाहिए। कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -1, A1 3, B1 -1 और C1 2। A2 हो गया आपका 9, B2 हो गया -3 और C2 हो गया 6। लिखने का तरीका समझ लें। क्या लिखेंगे? A1x + B1y = C1 तथा A2x + B2y = C2 से तुलना करने पर ये A1, ये A2, ये B1 और ये B2 और ये C1 और ये C2। अब A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है। A1 हो गया 3, A2 हो गया 9, तो 3 एक कम 3, 3 3 9, 1/3। B1 हो गया -1 और B2 हो गया -2, तो ये भी हो गया 1/3। इक्वेशन नंबर 2। C1 हो गया 2 और C3 हो गया, C2 हो गया 6, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3, बल्कि इनको बना लेंगे 4 5 6। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम 4 5 एंड 6, या ऑन कंपेयरिंग 4 5 एंड 6 वी गेट, तीनों की राइट साइड बराबर है तो तीनों की लेफ्ट साइड भी। तो हम ये कहेंगे कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब यहां लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब ये हो गया अनंत हल हो गया। देखिए इन्होंने कहा सबसे पहले 21 के खा पार्ट में ऊंचाई दूरी का प्रश्न है। भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो पहले तो भूमि ही बना ली जाए। ये हमने हॉरिजॉन्टल खींच लिया, ये इस पर एक भवन बना दिया। भवन है, भवन के ऊपर, भवन के शिखर पर एक ध्वज भी है। इसके ऊपर इसी को ऊंचा करो, सीधा ही ध्वज लगा दो। ध्वज लगाएगा। इसके भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45। अच्छा, उन्नयन कोण दोनों जगह चाहिए, यहाँ का भी चाहिए। अभी हम फिर से एक बार समझाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ध्वजदंड की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। बहुत ध्यान से समझिए। ये भूमि पर एक बिंदु P है। AB जो है वो 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। और इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। इसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है। ये ध्वज है, झंडा लगा है। और ध्वजदंड की लंबाई चाहिए। मान लीजिए ध्वजदंड की लंबाई कितनी है? h है। अब फिर से एक बार पूरा सवाल पढ़िए, ध्यान से बोलो नहीं। भूमि के किसी बिंदु P से
एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। भवन ये इसके शिखर का उन्नयन कोण हमेशा 36 से लेते हैं, 30 अंश हो गया। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? ध्वज के शिखर का, इसके शिखर पर एक ध्वज लगा है, उसकी ऊंचाई h मान ली। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण अगर देखें तो ये 45 अंश है। तो ध्वजदंड की लंबाई चाहिए। अच्छा, ये भी मान लेना, माना AP बराबर y, माना AP बराबर y। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम लोग APB, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज APB में इसमें हम लोग tan 30 ले लेंगे। tan 30 लेंगे तो y निकल आ रहा है। tan 30 होता है लंब बटे आधार। 30 के सामने लंब होता है, लंब हो गया 10 बटे आधार, आधार कितना हो गया? y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन y। y इंटू 1y इज इक्वल टू 10√3। क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज AP, इसको नाम दे दीजिए C दे दीजिए। त्रिभुज APC में tan 45 ले लेना। tan 45 होता है लंब बटे आधार। 45 के सामने लंब, तो लंब पूरा अगर देखें तो h+10 हो गया। h+10 लंब हो गया h+10 और आधार कितना है? y। tan 45 का मान 8 बराबर h+10 अपॉन y। अब देखिए क्या होगा? y इंटू 1y, y इज इक्वल टू h+10। y की वैल्यू रख दीजिए वहां पर 10√3 इज इक्वल टू h+10, और हमें 10 ही चाहिए, h ही चाहिए। प्लस का 10 इधर आया तो -10 इज इक्वल टू h। h कॉमन ले लें, सॉरी 10 कॉमन ले लें, कहना चाह रहे हैं 10 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में हो जाएगा √3 - 1। कई बार आंसर √3 का मान रख कर देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं जब तक √3 का मान दिया ना जाए, आप ऐसे छोड़ देंगे।